गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम जो थे हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वार रीड आउट कर रहे थे। इसकी 3 स्टेजेस हो चुकी हैं। फर्स्ट स्टेज पीरियड ऑफ द मिसट्रस्ट 1945 टू 47, सेकेंड 1947 टू 1953, थर्ड 1953 टू 1963। सो आज हम करेंगे फोर्थ स्टेज पीरियड ऑफ द कोल्ड वार 1963 टू 1970। ठीक है, कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव चेंज विच हैड टेकन प्लेस बिटवीन द रिलेशन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, इट वॉज फेल्ट दैट द प्लेजेंट टर्न मे टेक प्लेस इन द कोल्ड वार, बट unfortunately this was not destined to be. Both the superpower continued to play the game of hide and seek in international level. A brief description of the main events which took place during this period is given below. ऐसे लग रहा था कि दोनों के बीच अब जो है टेंशन कम हो चुकी है। अब चलो दिता का जो टाइम आ चुका है, तुझे थोड़े से सीरियस हो चुके हैं कि नहीं भी ये कोल्ड वार एज ए फ्यूटिलिटी है, व्यर्थ है, अब नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट थे, ऐसे इवेंट्स थे जिसके कारण अभी भी कोल्ड वार चल रहा था। वो कौन कौन से इवेंट्स हुए? फर्स्ट है चेंज ऑफ द लीडरशिप इन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दोनों की लीडरशिप में चेंज हुआ। जो अमेरिका था, यूएसए था, उसका नया लीडरशिप जो प्रेसिडेंट बना वो एल.बी. जॉनसन बना, और जो एसएसआर का जो था प्रेसिडेंट जो बना वो ब्रेजनेव बना। ठीक है, एंड मिसेस कॉसिगन बने। दोनों में मतलब दोनों की लीडरशिप में क्वालिटी में चेंज आया, और दोनों में जब चेंज आया तो दोनों के इट मीन्स थोड़ी से एटीट्यूड भी चेंज थे। दोनों चाहते थे कि हम आगे रिलेशनशिप में रहें। ठीक है, कि पैचअप करें कि अब जो वार जो बिल्कुल व्यर्थ है। थोड़ी सी उनकी जो सोच थी, थिंकिंग थी, वो चेंज थी पिछले प्रेसिडेंट से। बस आपने यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट के नाम याद करने हैं। एल.बी. जॉनसन, इधर है रशिया का ब्रेजनेव एंड मिसेस कॉसिगन। ब्रेजनेव जो प्रेसिडेंट था, कॉसिगन प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, नेक्स्ट रोल ऑफ द बोथ द पावर ड्यूरिंग द इंडो पाक वार। जब 1965 में इंडो पाक वार हुआ तो इंडिया का फेवर लिया यूएसएसआर ने। यूएसएसआर ने फेवर किया कि नहीं इंडिया सही है, और अमेरिका ने पाकिस्तान का फेवर किया। दोनों में युद्ध चल रहा था, लेकिन यूएसएसआर ने एक कोशिश की, स्टेप उठाया। उसने दोनों के प्रेसिडेंट को अपने पास बुलाया। उस वक्त जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था वो था अयूब खान, और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था लाल बहादुर शास्त्री। दोनों को उन्होंने अपने देश में ताशकंद में बुलाया, और वहाँ पर दोनों का पैचअप करवाया, और वह उस जो पैचअप किया उसको हम ताशकंद एग्रीमेंट बोलते हैं। यानी कि दोनों का समझौता करवा दिया कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, आप युद्ध मत करो, फेस टू फेस ना हो। ठीक है, तो लेकिन ये बात जो अमेरिका को अच्छी ना लगी। उसे लगा कि ऐसे जो था वो इंडिया पर तो उसका प्रभाव था ही था, यूएसएसआर का, वो पाकिस्तान में भी इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो मेरे हथियार वो ख़रीद रहा है पाकिस्तान, वो अब कम हो जाएंगे। तो ऐसे अमेरिका को ये बात अच्छी ना लगी कि आपने पाकिस्तान जो इंडो पाक वार चल रहा है उसका एग्रीमेंट क्यों करवाया। फिर यहाँ पर आपने कौन सी चीज़ याद रखनी है? 1965 अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद एग्रीमेंट। नेक्स्ट है अरब इज़राइल वार 1967। जैसे इंडो पाक वार हुआ था तो दोनों ने अलग अलग देश का फेवर किया, इसी तरह अरब इज़राइल में 1967 में वार हुआ। तो अरब देश पर जो था, अरब का मुसलमान कंट्री था ना, लेकिन अरब का फेवर किया यूएसएसआर ने, और इज़राइल का फेवर किया यूएसए ने। ठीक है, तो दोनों में ऐसे फिर जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गई, तो क्योंकि आपको पता है कि इज़राइल अगर देश होंद में आया है तो किसके रीज़न? अमेरिका के रीज़न, क्योंकि अरब देश के बीच में जो इज़राइल देश है तो उसी के कारण जो आया है, होंद में आया है, देश बना हुआ है। तो इसके कारण भी प्रॉब्लम्स फिर दोबारा से क्रिएट होनी शुरू हो गई। लेकिन एक बात और अच्छी होनी शुरू हुई कि दोनों ने भी अपने फिर भी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट बनाने
शुरू किया। आपने पीछे पढ़ा था कि दोनों ने हॉटलाइन शुरू की थी कि जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम आपस में जो कम्युनिकेशन है वो चलता रहेगा, जो हमारा जो थर्ड वार ना हो जाए, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं आपस में डिस्कस वगैरह करें। नेक्स्ट है ग्लासगो समिट 1967। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता था कि ग्लासगो समिट क्या था। कि 4 दिनों का जो समिट था वो ग्लासगो में चलना था, ठीक है। 4 दिनों का जो समिट था, जो सम्मेलन था, वो ग्लासगो में होना था। इसमें जो था जॉनसन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है और जो कॉसिगन जो रशिया का प्राइम मिनिस्टर है, इन दोनों ने हिस्सा लिया, जॉनसन में और कॉसिगन ने। इन्होंने तीन मुद्दों पर बात की, मिडिल ईस्ट पर, वियतनाम और चाइना के बारे की प्रॉब्लम में डिस्कस किया कि मिडिल ईस्ट वियतनाम की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व किया जाएगा। चाइना अब सुपर पावर बन रहा है क्योंकि न्यूक्लियर पावर उसने भी हासिल कर ली है, उसे कैसे रोका जाए। ऐसे इन्होंने 3 मुद्दों पर बात कर डिस्कशन वगैरह की। किन ने? जॉनसन ने एंड कॉसिगन ने। किस मुद्दों पर? मिडिल ईस्ट, वियतनाम और चाइना के पावर में। और फिर देन आफ्टर इन्होंने NPT पर जो साइन कर लिया, जिसे हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन बोल देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अब भी फिर दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इनके बीच में। रीज़न क्या हुआ कि जो सोवियत था उन्होंने चेकोस्लोवाकिया पर जो था इंटरफियर करना शुरू कर दिया, और जो बर्लिन आपको पता है जर्मन के बीच में एक दीवार है, जर्मन के बीच में एक एरिया है जहाँ पर उन्होंने बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी थी, उसे ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि जो वेस्टर्न जो जर्मनी है वो जो ईस्ट जर्मनी में ना आ सके, जहाँ ईस्ट जर्मनी वाले वेस्टर्न जर्मनी में ना जा सके। तो फिर प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गई। फिर वंस अगेन जॉनसन, कॉसिगन, मिडल ईस्ट, वियतनाम, चाइना, NPT संधि, चेकोस्लोवाकिया, ब्लॉकेड ऑफ द बर्लिन। नेक्स्ट है बर्लिन क्राइसिस 1969। अब क्या था कि दोनों देश में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो जर्मन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, ठीक है, वहाँ पर एक बर्लिन दीवार खड़ी कर दी थी, और जो पश्चिमी जर्मन है वहाँ पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बन गया, वहाँ पर जे सरकार कायम होगी। यूएसए ने यहाँ पर जे सरकार कायम कर दी, जिसे बोल देते हैं FRD। और जो ईस्ट जर्मनी है वहाँ पर जो GDR जो सरकार बन गई। अब क्या था कि जहाँ पर चांसलर की इलेक्शन होनी थी, चांसलर की, तो इन्होंने क्या किया कि जो बर्लिन का जो वेस्ट जर्मन टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ द चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ द जर्मनी इन वेस्ट बर्लिन वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द सोवियत यूनियन। तो उन्होंने कोशिश की है कि हाँ, जो वेस्ट बर्लिन का एक छोटा सा बीच में देश है, जर्मन है ना, तो मान लो कि जो जर्मन है, जर्मन के बीच में ये बर्लिन है, ठीक है। तो बर्लिन का जो चांसलर बनना था, तो क्या किया, जो वेस्टर्न कंट्री थी, वेस्टर्न जर्मन था, उसने अपना, मान लो कि इधर जो है ये दीवार है, यहाँ पर जहाँ ईस्ट वाला है या वेस्ट वाला है, ठीक है, तो इन्होंने जहाँ जो चांसलर नियुक्त करना था, इलेक्शन करनी थी, यहाँ पर अपना जो चांसलर इलेक्ट कर दिया इसका। तो वो सोवियत यूनियन को लगा कि ऐसे आप कोशिश कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो कि बर्लिन पर आपका अधिकार है ना, आप सोच रहे हो कि जी सारा बर्लिन मेरा है, तो हम ऐसे नहीं होने देंगे। उसने अपोज कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे ये चांसलर वगैरह की। तो वहाँ पर उसने गवर्नमेंट ने जो थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सोवियत की जो सरकार थी, उन्होंने उसे जो बर्लिन को ब्लॉकेड कर दिया, उसकी 4 दीवारी करनी शुरू कर दी कि आप जहाँ पर जो बर्लिन था इस पर चारों ओर दीवार करनी शुरू कर दी कि आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने एयरलिफ्ट के द्वारा जो थी वहाँ पर आपने सारा जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन जो है वो सारा कुछ वहाँ भेजना शुरू कर रहे, इलेक्टोरल कॉलेज वहाँ पर भेजना शुरू कर रहे, जितने भी जिन्होंने इलेक्शन करवानी थी सारा एयरलिफ्ट के द्वारा भेजना शुरू कर दिया। मान लो कि मैं बता रही हूँ कि जहाँ पर जो जर्मन है, ईस्ट जर्मन है, वेस्ट जर्मन है, जे बर्लिन है, जहाँ पर इसने कोशिश की कि मैं जहाँ पर जो है 4 दीवारी कर देता हूँ,
जहाँ पर सारी फौज इकट्ठी कर दी कि आपकी इलेक्शन ही होगी। तो इसने क्या किया कि जहाँ से ऐसे आकर अपनी एयरलिफ्ट के द्वारा सारा जो इलेक्टर कॉलेज भेज दिया। तो जो इलेक्शन है वो बड़ी शांतिपूर्वक होगी। तो वो जो चांसलर उनका बन गया, पश्चिम का चांसलर नियुक्त हो गया। फॉर दिस रीज़न इन दोनों के बीच में जो बिटरनेस है और भी बढ़ गई। थिंकिंग ऑफ देता। From the end of the Second World War to 1970, the world continued to live with the tension and strain created by the Cold War between two ideologies. Two blocks of East and West led by the Soviet Union on one side and America on the other side. But around 1970, both superpowers Union had America had come to know about the futility of the Cold War. शुरू से ही सेकेंड वर्ल्ड वार से ही लेकर मल्पी उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। आइडियोलॉजी को लेकर सोच लो, या अपने आप को सुपरमेसी सुपर पावर प्रूव करने के लिए। तो देन आफ्टर धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो कोल्ड वार हमारे दोनों के बीच में चल रहा है उसकी कोई भी फ्रूटफुल नहीं है, ये जस्ट एक फ्यूटिलिटी है, फ्यूटिलिटी व्यर्थ है ये कोल्ड वार चल रहा है। तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपसी में जो म्यूचुअल रिलेशन बनाने चाहिए, पैचअप करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को फर्स्ट टाइम इस वर्ड को कि हाँ ये फ्यूटिलिटी है कोल्ड ऑफ वार की, तो हम आपस में मिलजुल कर दोनों ही हाथ बढ़ाएंगे अच्छे जो कोरिलेशन वगैरह स्थापित करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जो हेनरी किसिंगर था उसने ये वर्ड यूज़ किया। हेनरी किसिंगर ने जो आपस में रिलेशन जो टेंशन को रिलीज़ करने के लिए टेंशन को जो रिलीज़ करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए जो कोशिशें हो रही थी उसके लिए उसने एक वर्ड दिया जिसे बोला गया दीता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता था कि दीता से आपका क्या मतलब है, आप क्या समझते हो। ठीक है, तो टेंशन को इजी करने के लिए जो भी कोशिशें हो रही थी उनको उसने क्या वर्ड दिया, उसे क्या सेंटेंस, उसको क्या वर्ड दिया, दीता। और सबसे पहले जो वर्ड किसने यूज़ किया, हेनरी किसिंगर ने। इसलिए उसने काफ़ी जो दोनों ने मिलकर जो है स्टेप उठाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द सीरियस रिजल्ट। जब वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से बढ़ा था, ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि दोनों में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी कि मान लो जैसे तीसरा विश्व युद्ध ही हो जाना है, जहाँ पर दोनों ने रियलाइज़ कर लिया था कि अगर ऐसे बढ़ता गया, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होती गई तो नेचुरली थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ पर थोड़ा संभलना चाहिए। और सेकंड, जो नाम कंट्रीज़ है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे, किसी भी मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होना चाहते थे, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और पहले तो ये दोनों ही सुपर पावर थी, USSR एंड जो USA। अब और सुपर पावर होंद में आ गए, चाइना और फ्रांस ने भी अपनी जो है मिलिट्री पावर जो एमरजेंस कर ली। दैन आफ्टर जो जर्मनी और जापान है, इन्होंने एक इकोनॉमिकली पावर बन के ये युद्ध में अड़े रहे और इन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर लिया। और इन चीज़ों को देखकर जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने अपने आप को कलेक्टली इकट्ठा कर लिया, यूनिफिकेशन कर लिया कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। तो हम जो भी छोटे छोटे देश हैं एक स्टेज पर इकट्ठे हो जाएं, वो मिलजुल कर हम अपना विकास करें। तो इस चीज़ों पर इन्हें रियलाइज़ किया कि हम कोल्ड वार क्यों बार बार रख रहे हैं, क्यों इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है ना, 1940 से स्टार्ट हुआ है, 40-50 साल हो चुके हैं ऐसी चीज़ों को, तो हमें इसे ख़त्म करना चाहिए। और एक और चीज़ हुई, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो आज़ाद हो चुके थे, अब और कंट्रीज होंदों में आ चुकी। इसके रीज़न कारण भी जो कोल्ड वार धीरे धीरे ख़त्म होता नज़र आ रहा था। आई होप जी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम करेंगे डिक्लाइन ऑफ द कोल्ड वार एंड द पीरियड ऑफ द दीता। ठीक है, थैंक्स बेटा।